चलो अब इसमें अगला एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली हमने और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम एक क्यूब रख देते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं दो क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको। सिचुएशन 1 और इसकी जो साइड है ए ले लेते हैं और डिस्टेंस x नॉट है। तो फर्स्ट सिचुएशन जो ले रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप। अब ई नॉट आई कैप का मतलब, अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी हुई है। अगर आप देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट भी तो बता सकते हो कि फ्लक्स क्या है, जीरो है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि अगर एक एंक्लोज सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो उससे फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा। तो सिंस फील्ड इज कांस्टेंट एंड सरफेस इज enclosed, therefore नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा इस चीज को स्प्लिट करके सॉल्व करने की, कुछ और सीखने के पॉइंट से, तो आप देखें कि जो ये वाला सरफेस है फ्रंट वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव। ये वाला सरफेस देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ है, यानी एंगल हो जाएगा 180। इस वाले में एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि एंगल हो जाएगा 90। नीचे वाले में भी एरिया वेक्टर ये हो गया और फील्ड वेक्टर ये हो गया, तो एंगल कितना हो गया, 90। ऐसे ही ये जो दो सरफेसेस है इनमें भी फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में कितना एंगल हो गया, 90 का एंगल हो गया। यानी कि अगर हम इसको जस्टिफाई करें कि फ्लक्स जीरो कैसे हो रहा है इस एग्जांपल में, तो हम अगर देखें तो फ्लक्स की जो वैल्यू है, पहले सरफेस पे माइनस ई ए आ रही है क्योंकि एंगल 180 है। चार सरफेसेस जो है बीच के उनमें चारों में जीरो आ रही है और बाद वाला जो सरफेसेस में ई इंटू ए आ रही है। इस तरह से नेट फ्लक्स क्या हो गया, नेट फ्लक्स हो गया जीरो। तो इसको हम इस तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। बाकी पहले रिजल्ट में बता पा रहे थे पहले स्टेप में ही कि वो जीरो है, क्योंकि वो शर्त हमने क्या बताई कि फील्ड है यूनिफॉर्म और सरफेस है एंक्लोज सरफेस, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है। और वैसे हमने स्प्लिट करके प्रूफ किया कि हमें इस क्यूब को टेढ़ा मेढ़ा रख दो थोड़ा सा तो भी फ्लक्स तो जीरो ही आएगा। ध्यान आपको पहले रखा था एक क्वेश्चन में हमने, तो लेकिन इतना आसानी से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ तो हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान वाली मिल गई है कि दो सरफेस में एंगल जीरो, दो में 180, एक में जीरो एक में 180 बाकी में 90 है। ठीक है। तो अभी हमने कैसी फील्ड ली थी, यूनिफॉर्म फील्ड ली है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फील्ड किसका फंक्शन है, ये फील्ड एक्स का फंक्शन है।
जब ये एक्स का फंक्शन है तो फिर अब हम ये वाली बात तो नहीं कह सकते ना कि नेट फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली हम इस चीज को कह सकते हैं कि फ्लक्स जीरो होगा क्या? आपको ध्यान हो, नेट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अपने को ये नहीं पता कि जीरो होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसमें भी एंगल कितना है? वही पुराना 180 डिग्री, जो भी हमने पीछे बात की। बाकी चार में तो क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अब वही कैलकुलेशन सेम बैठेगी, लेकिन अब फर्क एक चीज का आ जाएगा कि अब आप जो फ्लक्स है वो लिख रहे होंगे -E1A। बाकी चार में तो नो डाउट जीरो होगा, क्योंकि उन सबसे एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का, और फ्रंट वाले सरफेस से प्लस में आ जाएगा फ्लक्स। यानी कि फाई कितना हो गया है? E2 माइनस E1 इंटू एरिया। अब ये E2 माइनस E1 कितना होगा? अब E का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला है E0 x, जो मैग्नीट्यूड है। तो E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा E0 x0। और E2 कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना दूसरे वाले के लिए? x0 प्लस ए, x0 प्लस ए। यानी कि आप देखो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा? E0 x0 तो चले क्या? और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना होता है स्क्वायर का एक सरफेस का? ए स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? E0 A क्यूब। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया क्या? पहले क्वेश्चन में क्या है? फील्ड है कांस्टेंट। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। चलिए अब बताएं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? सर सेकंड वाला एक और बार समझा दीजिए। सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में फर्क क्या दिख रहा है अपने को? बस फर्क है, कैलकुलेशन वैसी है, लेकिन वहां पर ई और ई सेम थे ना। हम्म। यहाँ पर जो ई है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, हाँ। तो यू नीड टू राइट देम एज E1 एंड E2 बस। हाँ। वहां पे वो -EA प्लस EA 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? E1 और E2 होने के चलते अब रहेगा E1 E2 कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला दिया है ना E का, E0 xi कैप, ठीक है ना? और हम्म। x की वैल्यू पहले सरफेस के लिए क्या हो जाएगी? इस वाले सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए x0 हो गया, और इस सरफेस के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x0 + a। a हो गया। तो बस E1 E2 निकाल लिया हमने, फॉर्मूला में रख करके वैल्यू रख दी, बस सिंपल। बताओ कहाँ तक कॉपी हो गया? फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला कॉपी हो गया बच्चों? नहीं हुआ सर अभी। अच्छा, फर्स्ट वाला कर रहे हो? लो कर लो, उसको फिर बताओ। ये आवाज ज्यादा आ रही है, खिटपिट खिटपिट, ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है फिर। हो गया? फर्स्ट वाला हो गया? यस सर। सेकंड वाले में बस फर्क देख लो क्या है। ई की जगह लिख दिया E0 xi कैप।
तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हो गया? 2 सेकंड सर। 2 मिनट्स सर। ओवर सर। अब देखिए इसमें फील्ड अगर ऐसी हो, इस फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो अब आप ये सोचो कि किस कंपोनेंट के वजह से किससे फ्लक्स जाएगा। जैसे अगर हम एक्स कंपोनेंट से देख रहे थे, चार सरफेस से फ्लक्स 0 था। अब वाई कंपोनेंट की वजह से होगा फ्लक्स किस में, इस वाले सरफेस में। और ऐसे ही जेड कंपोनेंट की वजह से किन दो में होगा, जो आमने सामने वाले पैरेलल। ध्यान करो, फ्लक्स क्या करते थे, फील्ड इन कंपोनेंट ऑफ फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो एक्स वाले जो कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, इधर एक्स वाला कंपोनेंट है, इधर वाई वाला Y वाला कंपोनेंट है, और उस इस तरफ क्या हो जाएगा, जेड Z वाला कंपोनेंट। तो जो जेड कंपोनेंट की वजह से दो सरफेसेस से फ्लक्स जाएगा, जैसे एक्स कंपोनेंट की वजह से जा रहा था, ऐसी वाई के वजह से जाएगा, ऐसी जेड के वजह से जाएगा। यानी कि अब एक जो पहले आंसर आया था ई नॉट ए क्यूब, ई नॉट ए क्यूब, ई नॉट ए क्यूब हो जाएगा। कैलकुलेशन तो वही है ना, सिर्फ आपको क्या सोचना, आपकी बार दो सरफेस से जाएगा एक्स के कारण, दो सरफेस से जाएगा वाई के कारण, और दो सरफेस से जाएगा। क्लियर हो गया? डायरेक्ट लिख दिए, समझ में आ गया? हाँ यस सर। से एक बार वापस समझा लो। ये वाला समझ में आया क्या? हाँ ये तो आ गया। सेम यही है, सो एक्स वाई जेड कंपोनेंट दे दिए, तो आपको एक्स के बारे एक के बारे में एक ही बार चिंता करनी है। जो वाई कंपोनेंट है वो किससे फ्लक्स पास होगा उसके कारण, ये वाले है ना, उनमें होगा ना। हम्म और जेड वाले कौन से, जो दो वक्त बचे भाई, पहले 4 से 0 आ रहा था ना। हम्म अब जो टॉप और बॉटम सरफेस है, इसमें वाई वाले कंपोनेंट के से फ्लक्स जा रहा होगा ना। हम्म और जो ये फ्रंट वाले सरफेस है, फ्रंट हाउस के पैरेलल सरफेस है ये वाला, इनमें किसके वजह से जा रहा होगा, Y जेड नहीं के वजह Z से जा रहा Z। होगा। जो वाई जेड प्लेन में है उससे एक्स से जाएगा, हाँ जो एक्स समझ जेड गया। प्लेन में उससे वाई से जाएगा। समझ आ गया ना? यस सर। तो अपने को तब तीनों के कारण वही वही आंसर आ जाएगा ना। कौन सा आंसर, जो डाटा तो वही लिया ना मैंने। वो से आया था X में। तो ये हो गया 3 ई नॉट ए क्यूब, बस ये हो गया। अब की बार सबसे 0 नहीं है। बोलो यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़े फिर। से लिखना है 2 मिनट। मतलब हर एक्स वाई जेड तीनों प्लेन की फील्ड दो सरफेस से पास होगी, बाकी सब में 0 होगा उनका। जैसे पहले हुआ ना पिछली बार, जब हाँ एक्स में फील्ड थी तो सिर्फ वाई जेड प्लेन जो था उसी से तो फ्लक्स जाएगा। हाँ। जो प्लेन वाई जेड के क्या है, पैरेलल है, उसी से तो जाएगा। हम्म। ओवर सर। ठीक है ना? फ्लक्स उस सरफेस से जाएगा जो उस फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल। हम्म। तो ये हो गई फ्लक्स की बातें अपनी। अलग अलग तरह के एग्जांपल्स अभी हमने ले लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, गॉस लॉ।
अभी हमने जो भी एग्जांपल्स लिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिंप्लिसिटी थी। जैसे हमने पॉइंट चार्ज लिया तो हेमिस्फेयर के सेंटर पे रख दिया था, या फिर जो फील्ड ली वो यूनिफॉर्म लेके बैठ गए थे सीधा सीधा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सिचुएशन कैसी हो कि आपको डील करना पड़ रहा है एक ऐसी सिचुएशन से जहां पर मल्टीपल चार्जेस हैं। मान लीजिए ये कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 या Qn। अब आपने इन सबके कारण फील्ड सोची तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आएगी, ध्यान करिए। इन सबके कारण जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी? यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो अब आपने मान लीजिए एक सरफेस लिया। कैसा सरफेस है? ये लूप नहीं है, ध्यान देना क्या है। सरफेस। सरफेस है, ये एंक्लोज्ड सरफेस है। क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ एंक्लोज सरफेस है? नहीं। इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं गॉसियन सरफेस। तो बात ये चल रही थी कि क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ सरफेस है? नहीं। नहीं है। तो अब इस सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है। तो नाउ दिस सिचुएशन इज नॉट इजी टू हैंडल। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या करना होता है। फ्लक्स निकालने का बेसिक अप्रोच क्या था कि पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, ये सरफेस का एलिमेंट मानेंगे, इसका एरिया वेक्टर देखेंगे उस dA, पे इंटीग्रल कर देंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। ये E कौन सी चाहिए? Q1, Q2, Q4 या Qn, Q3 सब। सबकी जो यही। एक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब सबके कारण चाहिए ना, हम्म। सबके कारण। अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? E डॉट dA, ये क्या हो गया? E डॉट dA। ये जो फ्लक्स। ब्लैक वाला पार्ट लिया इसको क्या कह रहे हैं हम? सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट पे फ्लक्स आपने लिख लिया E डॉट dA। अब वो E डॉट डी फाई इज इक्वल टू E डॉट dA लिखा हमने। तो व्हाट इज दिस डी फाई फॉर? एलिमेंट सरफेस एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट। अ सरफेस एलिमेंट हो गया ना। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एलिमेंट आप निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेंगे? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल ऑल चार्जेस इंक्लूसिव। चार्जेस। ऑल चार्जेस का मतलब जो सर इनक्लोज्ड लूप के अंदर है। इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। क्या बाहर वाले फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। कर रहे होंगे। तो ध्यान रखना ड्यू टू ऑल चार्जेस जब मैं लिख रहा हूं तो ऑल चार्जेस मतलब इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों ही चार्जेस की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। ठीक है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो डी फाई किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर कर रहा है ना। हाँ। और ई किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे? नहीं। बार बार। बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, सभी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो डी फाई ई पर डिपेंड कर रहा है और ई जो है खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? ई डिपेंड कर रहा है ऑन ऑल चार्जेस केप्ट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये ध्यान रखते हुए अब नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना।
तो नेट फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस किसके बराबर आएगा? इंटीग्रल डी फाई के बराबर आएगा। और ये पूरा सर्कल, इसके ऊपर सर्कल बनाने का मतलब कि सरफेस एंक्लोज सरफेस है, यानी कि नेट फ्लक्स कितना हुआ? इंटीग्रल सर्कल लगा दिया, इसका मतलब इस सरफेस एंक्लोज्ड है। ठीक है ना? ये जो साइन है इसके ऊपर ये लगाने का मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? क्लोज सरफेस कि इंडिकेट करता है कि जो इंटीग्रल लिया गया है वो पूरे सरफेस के लिए लिया गया है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली पढ़ूं तो क्या पढ़ा जाएगा? इसको ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर an enclosed surface, over an enclosed surface कहलाएगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एंक्लोज्ड सरफेस। अब इसकी खासियत ई किसके कारण है? यहाँ पे ई किसके कारण है? अब इसमें गॉस लॉ की क्या खासियत है कि ये जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। और क्यू कौन सा है? क्यू इनसाइड। मतलब आप सोचिए लेफ्ट साइड वाला पार्ट जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो सब पे डिपेंड कर रहा था, ई। और ये जो सॉल्यूशन आया वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर गया? क्यू इनसाइड। तो ये इसकी खासियत है लॉ की कि आप देखो इंटीग्रेट करने में ई तो सबका ले रहे हो, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में सबके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए कि एक्सटेंडेड होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस नहीं, मे और मे नॉट बी पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? कूलम्स लॉ में शर्त थी, ध्यान करो, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहां पर क्या शर्त है कि पॉइंट चार्ज हो चाहे ना हो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहोगे आप? द नेट फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज सरफेस क्या होता है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू an enclosed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge inside the Gaussian surface. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज सरफेस कितना है? 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स है सिर्फ नेट चार्ज किसके? इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो आप सोचो ई यहां पर सबका है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर गया? इनसाइड द। यानी बाहर वालों की इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ई डॉट डी ए जो लिखोगे उसमें ई किसके कारण है? सबके कारण है। अगर मैं बाहर वाले चार्ज हटा दूं तो क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। if all outside charges are removed, सबको हटा दें तो E क्या हो जाएगी? फ्लक्स रिमेन्स क्या? Same. The flux through a surface element, सेम रहेगा। through a surface element change होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। Changes, but the net flux, भाई चेंज क्यों हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अब चेंज ई चेंज हो जाएगा ना, भाई बाहर वाले बचे नहीं तो ई चेंज नहीं होगा, बट द नेट फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बाहर वालों के जाने से क्या ई बदलेगा नहीं बदलेगा? ये बदल बदलेगा। जाएगा। डी फाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा, लेकिन इंटीग्रल डी फाई नहीं बदलेगा। इंटीग्रल डी फाई नहीं बदलेगा। पॉइंट समझ आ गया? अब बताओ कहां तक लिख लिया? इंटीग्रल डी फाई। इंटीग्रल डी फाई तो हुआ नेट नेट फ्लक्स। अच्छा हाँ, इंटीग्रल हाँ, तो सारा करने के बाद इंटीग्रल डी फाई। मेरे को पाई पाई सुनाई दे रहा वो। फाई फाई तो बोल रहे हैं। नहीं पाई पाई सर 3.14 वाला पाई। हाँ हाँ, फाई फाई मतलब तुम्हारा पाई पाई मुझे फाई फाई सुनाई देगा। चलो चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कहाँ तक लिख लिया? अच्छा बताओ। लिख तो पूरा ही लिया है। पूरा हो गया सर। देखो वापस देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण थी? सबके कारण। हाँ। सबके कारण मतलब इनसाइड एंड And outside both. आउटसाइड चार्जेस बोथ। ठीक है, अब नेचुरल है कि जो डी फाई निकाला वो डी फाई ई डॉट डी है, तो यानी डी फाई किस पर डिपेंड करता है? डी फाई किस पे डिपेंड करता है? अंदर वाले पे भी और बाहर बाहर वाले वाले पर पे। भी। है ना, क्योंकि ई सबके कारण है तो डी फाई डिपेंड कर रहा है सब पर, लेकिन डी फाई इंटीग्रल। सब पर डिपेंड। सब पर मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। तो डी फाई तो सब पर डिपेंड है, लेकिन नेट फ्लक्स सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? अंदर वाले चार्जेस पे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ तो बोलो, लिख लिया हो तो बताओ। हो गया पूरा कंप्लीट? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ही सबका होगा ना? इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबका जोड़ा है तो बाहर वालों के कारण भी होगा, तो वो सब जुड़ जुड़ा के कैंसिल हो गया होगा ना। यही तो मतलब हुआ कि सिर्फ जो अंदर वालों पे डिपेंड कर रहा है, नहीं बाहर वाले हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? तो बाहर वालों के ना होने पर किस पर फर्क पड़ा? डी फाई पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? डी पे पड़ा। डी फाई पे तो पड़ा है ना। जब डी फाई पे फर्क पड़ा है तो फिर फाई पर फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। मतलब कुल मिला के गॉस लॉ की खासियत क्या है कि आपको नेट फ्लक्स निकालना है अगर किसी एंक्लोज्ड सरफेस से, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहोगे आप? अंदर बाहर अंदर वाले सारे चार्जेस जोड़ लो और एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो। बाहर के जो Divide चार्जेस मारो। है उनकी चिंता मत करो, क्योंकि इनके कारण जितनी लाइन अंदर आएंगी उतनी चली जाएंगी। वो दिमाग खराब कर चलो देगा। अब इसके आंसर बताओ। अच्छा हाँ, बाहर चली जाएंगी। उनके होने ना होने से किस पे फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स पे थ्रू कोई फर्क नहीं सरफेस। पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ वो बदलेगी। क्या डी फाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डी फाई बदलेगा। बदलेगा। बदलेगा, लेकिन नेट पाई नहीं टी बदलेगा। नेट नहीं नहीं बदलेगा। बनेगा। चलो जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशन बोलो। ए वाले का बोलो। क्या? 2/ε0। नेट फ्लक्स निकालो ना। 2/ε0 2/ε0। 4 to the 8 pi epsilon naught
पहले वाले में 2/ε0 या 2 × 10⁻⁶? 2 into 10 to the हाँ, power minus 6 by epsilon naught. बी वाले में 2 into -2 into 10. minus 2 minus into 2 into 10 की 10 to the power power minus 6 upon minus epsilon naught. 6 upon epsilon naught. तीसरे वाले में तीसरे वाले में 2 +2 ही कर, upon +2 नहीं 2 into into 10 to the 2 10 into to the 10 power की power minus minus 6 by 6 upon epsilon epsilon naught. naught. बाहर रखे चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। डी वाला बोलो 10 की power minus 6 upon epsilon naught. 10 to the power minus 6 by epsilon naught. 0 0 0 इसमें कितना हो रहा है? 0. 0. आगे सीधा सीधा ये कौन सा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के पास है दूर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब सीजीएस में आपको ध्यान हो के की वैल्यू क्या मानी थी, जो कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 मानी थी। 1 तो 2 मिनट का डायग्राम बना ले। बना लो, डायग्राम बनाओ। 2 मिनट का बना। Done, sir. बाकी लोगों का हो गया? Yes sir. तो सीजीएस में के की वैल्यू क्या मानी थी? 1 without unit. विदाउट यूनिट हमने मानी थी 1। यानी कि अगर मेरे को कोई फॉर्मूला एसआई वाले फॉर्म से सीजीएस वाले में बदलना है तो क्या करना चाहिए? जो 1/4πε0 की जगह 1 लिख देना चाहिए। तो अगर मैं गॉस लॉ को सीजीएस में लिखूं तो क्या होगा? Q inside पे बस डिपेंड होगा। तो 1/ε0 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 4π से, क्योंकि 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है? 1 E naught नहीं CGS में सीजीएस में वैल्यू कितनी होती है? 1 तो अब अपने को क्या करना है, यानी कि गॉस यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू 1/ε0 की जगह क्या हो जाएगा? ये हो गया। तो ये गॉस लॉ किसमें हो गई? सीजीएस में। सीजीएस में हो गया। अब आप ध्यान करो, एनालॉजी जो है गॉस लॉ क्या ग्रेविटेशन में भी लग सकती है या नहीं? बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो चल रहा है, बिल्कुल मैथ्स। बल्कि सच्चाई ये है कि गॉस लॉ पहले ग्रेविटेशन में ही खोजी गई थी, ठीक है ना? तो गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फ्लक्स, हालांकि ये वहां डिस्कशन में नहीं आता है, बट दे कैन गिव यू वन क्वेश्चन, आ चुका है।
ग्रेविटेशनल फ्लक्स के लिए भी बना सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा आपको इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन सी फील्ड बोल दोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल दोगे। जहां वहां पर जी आ रहा था वहां पर उसकी जगह 1 तो यानी 1/f0 की जगह आप लिख दोगे 4πg लिख देना और मास इनसाइड और एक माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ध्यान करो वहां पर मास प्लस और माइनस तो होते ही नहीं है, वहां तो हमेशा ही मास मास को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट ही कर रहा ऐड है। कर रहे हैं। तो यानी कि फील्ड लाइंस हमेशा अंदर एंटर ही करेंगी, एग्जिट करने वाला कोई केस होगा ही नहीं। मास मास को क्या कर रहा है? हमेशा अट्रैक्ट। तो इसलिए वहां पर हमेशा फ्लक्स नेगेटिव ही होगा। हालांकि क्वेश्चन एक बार आया है AIEEE उन्होंने माइनस लगा के नहीं दिया था, तो वो चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो फिर कौन सा सही कहलाएगा? नेगेटिव। तो गॉस लॉ लिखेंगे। इसमें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है ना आई। हाँ ये तो ध्यान होगा, पढ़ाया था ना, सिंबल लिया था आई। तो आई क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों में खास बात क्या थी, क्यों दोनों में वैलिड है? रीजन फॉर वैलिडिटी ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की वैलिडिटी का रीजन क्या है? किसमें? दोनों में, ग्रेविटेशनल में भी और, क्योंकि ध्यान हो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लॉ है, कूलम्स लॉ कैसा लॉ है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ और इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। न्यूटन्स लॉ। नहीं ये थोड़ा ना है। न्यूटन्स लॉ है, अच्छा वो भी कैसा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसीलिए हो रहा है। तो ये इसका कोर रीजन हो जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ होना। मतलब अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होते तो फिर क्या गॉस लॉ वैलिड होता? नहीं होता। इसका इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेशन क्या है? आर स्क्वायर बताया तो था, लिखवा नहीं लिखा? आर स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। केपलर में भी नहीं बताया था? केपलर का थर्ड लॉ क्यों सही आ रहा था? ध्यान करो, केपलर का थर्ड लॉ भी सही बताया था, उसके पीछे रीजन क्या आया था? इनवर्स स्क्वायर इनवर्स लॉ। स्क्वायर लॉ नहीं बोला था? तो फॉर्मूला में r की पावर 2 जो आ रही है, तो रीजन फॉर वैलिडिटी। अब इसकी ज्यादा मैथ्स में तो जाना नहीं, बस सिंपली जो आउटकम है वो याद रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ एक पॉइंट और लिख लें, बोथ गॉस लॉ एंड तुम्हारे ये बर्तनों की आवाजें बहुत आ रही है, इसको पढ़ने। मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी कल, तुमने वो सारी देख ली होगी ना? रिवाइज करना हो तो कर सकते हो अभी साथ साथ, है ना? फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा इतना। तो इसकी वर्क पावर एनर्जी का भी। हाँ मेरे को मैसेज कर देना अभी 2 बजे के बाद, है ना? यस सर। बोथ गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर टू फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोथ जो लॉ है, ये दोनों लॉ कैसे फंडामेंटल लॉज है? दीज आर इंटरड्राइवेबल। इंटरड्राइवेबल का मतलब एक से दूसरे को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ड्राइवेबल है, इंटरड्राइवेबल। तो फंडामेंटल मतलब गॉस लॉ से कूलम और कूलम से
गॉस ड्राइव कर सकते हो। बट अगर ये पूछा जाए तो कि कौन ज्यादा फंडामेंटल है, अगर इसमें भी तुलना हो जाए तो क्या कहोगे? तो गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल। अब ये मोर और लेस क्या है? आपको ध्यान हो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? पॉइंट चार्जेस। Point charge. As for its validity, charges need not be, charges may or may not be point charge। ध्यान करो कूलम्स लॉ की तो एक शर्त थी कि चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होने चाहिए, लेकिन गॉस लॉ में ऐसी शर्त नहीं है कि चार्जेस को पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो गॉस लॉ और कूलम्स लॉ दोनों ही फंडामेंटल लॉ है, लेकिन जब इस पर क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि कौन ज्यादा फंडामेंटल है, कौन बड़ा छोटा की बात हो जाए, तो फिर क्या जवाब देना है अपने को? Gauss law. गॉस लॉ ज्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, सर जब इनको एक दूसरे से डिराइव कर सकते हैं तो फंडामेंटल कैसे हुआ है? एक को फंडामेंटल लेते हुए दूसरे को ड्राइव करते हैं। लॉ है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना। तो यस एक सर। जैसे हमने वो नहीं करा था हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन, ध्यान करो पहले ही क्वेश्चन जो करवाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हेमिस्फीयर वाला, वो ध्यान करो एक बार। यस सर। उसमें हमने क्या किया था, उसमें फ्लक्स निकाला था ना Q/2 एप्सिलॉन, आधा स्फीयर लिया था। हाँ सर। अगर पूरा कंप्लीट कर देते तो Q/एप्सिलॉन ही आ जाता। सर अपन फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वो थी जो नहीं नहीं होती डिराइव। क्वांटिटीज नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल जो नेचर है उसका, कि कौन सी बात जो है अपने को माननी है। बेसिकली जैसे न्यूटन लॉ है, तो ये फंडामेंटल लॉ है ना नेचर का। न्यूटन लॉ क्या हुआ? फंडामेंटल लॉ है नेचर का। अब ऐसा क्यों हो रहा है नेचर में वो तो नहीं पता ना आपको, लेकिन जो हो रहा है वही बताया जा रहा है, दैट इज लॉ। अब ये दो लॉ बताई हैं, दोनों ही क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल लॉज है। मतलब आप एक से दूसरे पर पहुंच सकते हो, एक में फ्लक्स से फील्ड पर पहुंचोगे, एक में आप चार्ज से फोर्स निकाल के पहुंच रहे थे। ध्यान करो अल्टीमेट टारगेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंच के फोर्स निकालना ही है, बस उसमें क्या फायदा था। अभी आप देखोगे गॉस लॉ से भी फील्ड निकाल पाओगे। चलो लिख लिया क्या पीछे का? हाँ ये तो लिख लिया है। चलो अब कुछ चेक योर अंडरस्टैंडिंग कर ले। करो ये शुरू के 4 क्वेश्चन जो दिए अभी, इसके लिए क्या करोगे? जगह छोड़ोगे या लिख? हाँ जगह छोड़ देंगे सर। Net electric flux through an enclosed surface depends on the shape of the surface, number of charge particles inside the surface, या distribution of charge inside the surface. सेकंड ऑप्शन। पहला वाला तो गलत है। नहीं गलत। तीनों ही गलत नहीं है। हाँ नंबर कहाँ आ रहा था फॉर्मूला में? नहीं आ रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कितने डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट उस पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो नन Yes, ऑफ दिस sir. हो गया ना। यस सर। यस सर। नन। नोटा। नोटा। नन ऑफ द अबव। अच्छा ठीक है। सेकंड वाला Second option. net electric flux through a part of Gaussian surface। सेकंड ऑप्शन बताया शुभांशी। नहीं, सारे चार्जेस पे डिपेंड करेगा, कहीं भी रखो। Net electric flux है ना सर? फिफ्थ पार्ट ऑप्शन। भी है ना। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फिफ्थ आ Fifth जाएगा, वाला। सब पे पे डिपेंड डिपेंड करेगा। क्योंकि नेट फ्लक्स किसके लिए पूछा है? पार्ट के लिए, पार्ट ऑफ गॉसियन। सरफेस एलिमेंट के Yes लिए। sir. ओ हाँ। ये असली बात। हाँ इसके बाद
पॉइंट ऑफ क्वेश्चन सर इनसाइड के लिए होगा इसमें, Inside होगा, सेकंड sir. वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ And all the Second. charges kept inside and outside. क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस किस पर डिपेंड करता है? क्या लिखवाया था? सब पे डिपेंड करेगा। गॉस Independent of distribution of charges. गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? चार्जेस सिमेट्रिकली फैले होने चाहिए क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Independent of फैले हुए कोई दिक्कत नहीं distribution. है ना। हम्म, अगला देखो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से जीरो है हम्म। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मे और मे नॉट बी जीरो, में और में may नॉट not May Be not be. zero. इंटीग्रल जीरो आ रहा है का मतलब ये थोड़ी कि आप जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हो। ये हो सकता है जीरो हो सकता है ना, ना हो। ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मे और May not be. और मे भी जीरो भी हो सकता है। हो सकता है, मे बी जीरो। मे भी कुछ भी हो सिक्स्थ वाला देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जीरो है। नेट चार्ज जीरो आ रहा है। देयर मे बी नो चार्ज आउटसाइड द जीएस। सेकंड वाला नेट चार्ज जीरो आ रहा है। सेकंड वाला कैसे? भाई नेट फ्लक्स जीरो है तो मतलब नेट चार्ज जीरो, तो ये तो मतलब वो तो पहली लाइन हो गई। नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जीरो है तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या है? लेकिन सर नेट चार्ज कुछ भी हो सकता, मे और मे नॉट भी जीरो। नेट चार्ज जो अलजेब्रिक सम ना जीरो होगा। जीरो ही तो होगा तभी तो आएगा, यही तो फॉर्मूला है यार, फिर क्या अरे मतलब। मैं सेवंथ वाला थी। सेवेंथ नहीं, सिक्स पे चर्चा चल रही है। सिक्स वाले क्या कर रहे हो ना लोग? यस सर। अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो, तो क्यू इनसाइड क्या है? जीरो। zero. नेट चार्ज जीरो है, चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं। दोनों Net charge zero. नेट चार्ज जीरो। अगर आपको किसी ने खबर दे दी कि अंदर प्लस चार्ज रखा तो आप दावा कर पाओगे कि माइनस भी होगा, क्योंकि नेट क्या लाना है? Zero. आना है। क्या बाहर चार्ज रखा होना चाहिए कि नहीं रखा होना चाहिए कि पता कोई दावा कर सकते हो आप क्या? No नहीं, sir. No. सेवेंथ वाले पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो। फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इंटीग्रल जीरो आएगा ही ना। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी जीरो। जीरो। और जब फ्लक्स जीरो तो नेट चार्ज जीरो होगा। जीरो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। क्या इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं रखा है गॉसियन सरफेस में? ऐसा दावा नहीं. नहीं कर सकते, प्लस भी रखा है तो माइनस भी होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब नेट जीरो होने का मतलब चार्ज पार्टिकल्स का ना होना तो नहीं है ना। एट्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर जीरो होगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डाइपोल पे नेट चार्ज क्या प्लस होता और है? माइनस जीरो। जीरो हो जाएगा। नहीं सेकंड नहीं कर सकते दावा, दूसरा वाला बताओ। नहीं कर सकते दावा, नहीं होगा, तीसरा नहीं कर सकते गलत ये। है। क्यों गलत है? नेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो भाई ये आपको सोर्स बताया ना डाइपोल है। हाँ अब सोर्स के बारे में बताया वो तो एक जनरल बात थी, अब सोर्स के बारे में बता रहे हैं तो आप बताओ कि एक डाइपोल रख दिया है सेंटर पे स्फीयर के, तो क्या इस डाइपोल के कारण कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगा स्फीयर पे जहाँ फील्ड जीरो हो? होगा ना। इनफाइनाइट पे होगा ना, फिर फील्ड जीरो होगा तो भी। क्योंकि ध्यान करो इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। अंश गलती अभी भी कर रही। ये बात सही हो गई यानी कि हाँ सही बात है। डाइपोल के कारण न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। नहीं होगा। नहीं होता। NP ड्यू टू ED, ये डाइपोल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गए क्वेश्चंस? यस लिख लिए क्या? सर, ये नीट में थ्योरी वाइज भी आते हैं, फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। मैं तो कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लो तो तुम्हारा ये सवाल का जवाब
क्लियर हो जाएगा एक झटके में। ओके सर। नीट में कुछ भी आ सकता है आपका, बस ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे लिखने पे नहीं आएगा ये। राइट एन एसे ऑन गॉस लॉ। इससे आ जाता तो अच्छा रहता। जब आने लगा था ना ऐसा, तो नीट की तैयारी बंद कर दी थी लोगों ने। अच्छा तो था, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना रहता है। न्यूमेरिकल सर ऐसे लिख के आ जाता है बस। नीट को जरूरत क्या है सर इतना नहीं करने की? हाँ बायो पढ़ो, खुश रहो, मतलब ऐसा होना चाहिए। इंसान में तो फिजिक्स लगानी नहीं है। बेटा पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आएगा वो आएगा स्टेथोस्कोप, है ना? आएगा। यस सर। आएगा, तो आएगा तो सही बात। सर मेरी उसमें सिस्टर भी आपको बोलती है कि इतना कोई हैवी काम तो नहीं पड़ता है। मैंने भी उसको यही रीजन बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स तो होते होंगे कुछ कुछ, कोई काम नहीं है इनका इतना ज्यादा हैवी। सर, तो उसमें ये थोड़े ना आएगा कि उसमें चार्ज कितना है नहीं है। हाँ ये बात सही है, लेकिन क्या होगा, आपको टेक्निकली यूज क्लियर होना जरूरी है ना। हम्म। आप फिर काम की भी चीज। रटा रटाया कर लो तो भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सही अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो कि वो वैसे वाले, वो डिपेंड करता है कि नहीं। चलो करो ये वाला, देखो क्वेश्चन। सर क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स है, सोचो तो। हम्म। अब सोच लो, स्फिग्मोमेनोमीटर यूज कर रहे हो बीपी मशीन के लिए, पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स ही तो लग रही है। यस सर। अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो खेल रहे हैं सब, क्या फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं लग रही सब पूरी? यस सर। है? आप, मैं कह रहा हूँ ये पढ़ रहे हो, किडनी में फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हो, इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स ही तो लग रही है, नहीं पढ़ रहे? वो जो लग रही है। कैप्सूल और ये पढ़ रहे हो, इसमें क्या पढ़ रहे हो आप? डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर से प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये आइडिया हम्म। कहाँ से लगा रहे हो ये? चलो फिजिक्स। वो तो बेसिक बेसिक से हो जाता है। करो बेसिक बेसिक से, चलो जल्दी। अब ऐसे तो मैंने सोचा तो बचपन से ही नीट की तैयारी कर लेते ना। सोशल हिस्ट्री क्या क्या पढ़ा डाला है। हाँ, चलो ये देखो, बताओ इसका जवाब दो। for a mass empty at the center of a cube in a flux of dimensional field passing through the side by a flux of gravitational field माइनस आना चाहिए। जो सही है। In the direction जो सेंटर में रखा है तो जीरो हो जाएगी क्या फ्लक्स? जो सेंटर में रखा है तो उस पे तो फोर्स नहीं लगेगा ना ग्रेविटेशनल। ये कह रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड का फ्लक्स निकालोगे तो 4πgm आ जाएगा, जो अभी तो बताया था ये वाली बात। हम्म। बस माइनस वाली बात जरूर बताई मैंने आपको, जैसा कहा ना आया हुआ है तो उसको माइनस देके नहीं दिया, तो इसका रीजन क्या है? आर स्क्वायर वाला रीजन है ना, हम्म। क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसा लॉ है? इनवर्स स्क्वायर। वर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ लॉ। है। ये ऐसा कर रहे हैं बस। हम्म। ठीक है, लिखने क्वेश्चन या भेजो अलग से? सर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी हम। हाँ ये सही है, इसमें आंसर भी आ जाएंगे, है ना? एक मिनट रुको। नहीं सर, वो पहले उत्तर का पार्ट बता दो फिर नीचे वाला बता देना। सर आप भेज दीजिएगा, वो क्लियर नहीं आ रहा है। आएगा ना क्लियर, भेज रहा हूँ ना नीचे स्क्रीनशॉट। वाला बता दो सर एक बार। रुको, स्क्रीनशॉट में ही भेज दे रहा हूँ ना। Some information for how to take a